आज हिस्ट्री का क्लास है, क्लास 9। और हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। और आज जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल रीजन है, यानी पॉलिटिकल कॉजेस है। तो पॉलिटिकल कॉजेस में हमने ब्राइबल ऑफ मोनार्की हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि लग्जरियस सेंटर ऑफ रॉयल कोर्ट, यानी फ्रांस में जब से लुई 16 आया तो जो फ्रांस का जो पैलेस था वो एक लग्जरियस सेंटर बन चुका था। कहने का मतलब है कि वहां लोग इंजॉय करता था, लोग वहां काम नहीं कर रहा था, इंजॉय कर रहा था। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नौकर चाकर राजा का होता था, रानी का होता था। उसके बाद वहां जो राज दरबारी होता था, यानी वहां का जो राज राज दरबार के जो लोग होता था, यानी नोबल क्लास के जो लोग होते थे, वो लोग भी जो है ऐशो आराम, वहां पर हर चीज मौजूद था। यानी वो शीश महल बनाया था लुई 15 ने, और उस महल में जो है वो हर चीज मौजूद था जिससे मतलब लाइफ का हर एक सुख भोगा जा सकता है। रॉयल कोर्ट में हम ज्यादातर जानते हैं कि कामकाज का काम होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रांस में लुई 16 का टाइम में वहां कामकाज के बजाय वहां मनोरंजन होता था। और मनोरंजन हर चीज में अपने जो मन चाहा वही होता था। दूसरी तरफ ये था कि जो राजा होता था वो मतलब स्टेट का जितना भी इनकम होता था, यानी जितना भी टैक्सेस आता था, उसका वो मालिक होता था। और वो राजा जिस जैसा चाहे वो उसको खर्च कर सकता था। तो वो ज्यादातर जो उसकी जो रानी होती थी, उसकी जो मैरी एंटोनियो थी, लुई 16 की वाइफ, वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने लग्जरियस लाइफ में जो है उसको अनाप शनाप खर्च करती थी। राजा जो है अपने लोगों में अनाप शनाप खर्च करता था अपने खर्चों में। उसके बाद वो शिकार पर जाता था, उसमें खर्च करता था। यानी जो टाइम उसको लोगों के लिए देना चाहिए था वो उसमें ना देके, यानी लोगों को चिंता ना करके वो अपने ऐश मौज में वो पूरी तरह से लिप्त रहता था। शराब का सेवन, डांस, ये बहुत सारी चीजें जो वहां पर होता था और उसको वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ाता चला गया। लोगों का जो प्रॉब्लम था उसने कभी नहीं देखा। लोग भूख मर रहा है या उसको रोटी है या नहीं है, एक उसको कोई मतलब नहीं था, ना उसको वो जानना चाहता था। दूसरा जो कॉजेस था, यानी रीजन था इस पॉलिटिकल कॉजेस का, वो था मोर सेंट्रलाइजेशन। यानी जो फ्रांस था वहां का जो गवर्नेंस था वो मोर सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि सारा सत्ता का जो मालिक है वो, यानी सारा सत्ता का जो ये था, यानी पावर था, वो एक जगह सिमटा हुआ था और वहां से हर चीज वहीं से रिलीज होता था। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का कोई जगह नहीं था। अगर किसी को एक मकान बनाने की जरूरत पड़ जाए तो वो आता था राजा से ऑर्डर कराने के लिए कि सर हम मकान बनाएंगे, आप इस ऑर्डर को पास कर दीजिए। तो जितने भी चीजें, यानी ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, वहां जितने भी चीजें हो रही थी वो सब सरकार के आदेश के हिसाब से हो रहा था। और जिसके कारण जो है वहां डिसेंट्रलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं था। यानी कि दूसरा कोई डिसीजन मेकर था ही नहीं, या डिसीजन टेकर वहां कोई था ही नहीं। बिना राजा का कुछ भी चीजें आप वहां नहीं कर सकते थे, चाहे वो स्टेट यानी कि राजमहल से कितना भी दूरी पर क्यों ना हो। वो उससे मतलब नहीं था, आपको ऑर्डर लेना है तो बस लेना है। तो वहां का जो ये डिसेंट्रलाइजेशन का ना होना, ये भी एक पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जगह रख लेता है। दूसरी चीज कि वहां पर जो था, जो पॉलिटिकल कॉजेस की हम लोग बात करते हैं, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड गवर्निंग सिस्टम था, यानी गवर्नेंस था। डिसऑर्गेनाइज कहने का मतलब था कि कोई सिस्टम नहीं था। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून बना हुआ है जिसके तहत में वो सब चीज होता है, वैसा वहां पर कुछ भी नहीं था।
राजा जो बोला वही सही, राजा जो बोला गलत तो वही गलत, बाकी उसको कोई क्वेश्चन करने आपका कोई राइट नहीं था। यानी एक तरह से कहें कि वहां का जो सिस्टम था वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज था। किसी तरह का एक ऑर्गेनाइज वे में ना एडमिनिस्ट्रेशन था, ना वहां का गवर्नेंस था, ये कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, सब डिसऑर्गेनाइज था। यानी हर एक चीज अलग अलग था। तो लोगों में कई तरह का कंफ्यूजन थी, एक ही कानून को किसी पर अप्लाई होना है, किसी पर नहीं होना है, किसी के लिए हाँ है तो किसी के लिए ना है, ऐसी कई चीजें था। राजा जब चाहे तब कानून बना सकता था, तब उसको तोड़ सकता था। ये सारी चीजें जो थी वहां के लोगों में एक तरह का उलझने पैदा कर दिया था, एक तरह का उलझने पैदा कर दिया था। और ये कारण भी बना, इसको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें एक कारण बना ये भी। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम नेक्स्ट कॉजेस पर चलेंगे। और आपको पहले ये हमने पोस्ट कर दिया है, उसको आप वापस दोबारा देखेंगे। बाय, थैंक यू।